हेलो एवरीवन, माय नेम इज मानसी भारद्वाज एंड आज हम करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि जो कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं, क्योंकि जो मैकेनिकल एनर्जी है उसमें कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का यूज होगा। ठीक है, तो सबसे पहले कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं। इज द फोर्स डज डिपेंड ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन। तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं, विच डिपेंड्स ओनली ऑन, किस पे डिपेंड करें, ओनली इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन एंड डज नॉट डिपेंड ऑन, ये फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। एंड सेकंड होगा डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ फॉलोड, डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ फॉलोड। जैसे मान लिया कि हमें इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है। ठीक है, ये पॉइंट ए मान लिया, ये पॉइंट बी मान लिया। एक तो हमारा वे मान लिया ये हो जाए कि हम सीधे इस वे से गए। ठीक है, एक सेकंड हमने मान लिया कि इसका वे ये मान लिया, ये पाथ 1 मान लेते हैं, ये पाथ 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो जो कंजर्वेटिव फोर्स होगा ना, उसे सिर्फ किससे मतलब होगा, हमारी जो इनिशियल पोजीशन है एंड जो फाइनल पोजीशन है, उसे पाथ से कोई मतलब नहीं है कि सेकंड पाथ कैसा है या फिर फर्स्ट पाथ कैसा है। उसे सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन से मतलब होगा। तो वो होते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, तो और इसमें जो वर्क डन होता है, मान लिया इसमें जो वर्क डन होगा W1 इज इक्वल टू वर्क डन इज फर्स्ट पाथ और इज इक्वल टू सेकेंड पाथ। इसमें वर्क डन दोनों क्या होते हैं, सेम होता है। चाहे कितने भी वर्क डन होते, मान लिया पाथ अगर 3 होते, 3 पाथ होते, तो तीनों पाथ का जो वर्क डन होता वो भी होता सेम होता। ठीक है, तो और इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, एक कंजर्वेटिव फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकेंड इज स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, एंड जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो भी एक टाइप से कंजर्वेटिव फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, इज ऑल्सो ए कंजर्वेटिव फोर्स। अब देखो, जो वर्क डन होता है वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, मान लिया कि इसी वे से हम मान लेते हैं, हमने एक क्लोज्ड पाथ ले लिया, इस टाइप से मान लिया A B C और D। देखो अब ये क्लोज्ड पाथ है। ठीक है, और फोर्स हमारा क्या है, कंजर्वेटिव। तो A से B, B से C, C से D और वापस D से वापस ये कहाँ पे चला गया, A में। इसका मतलब यहाँ से क्या शो हुआ कि जो क्लोज्ड पाथ के अंदर जो वर्क डन होता है, अगर फोर्स हमारा कंजर्वेटिव हो और हमें अगर वर्क डन निकालना हो उस क्लोज्ड पाथ के अंदर, तो हमेशा हमारा वर्क डन क्या होगा, 0, ऑलवेज 0। तो जो क्लोज्ड पाथ होता है, वर्क डन, ये नोट है, इंपॉर्टेंट नोट, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन क्लोज्ड पाथ, एक क्लोज्ड पाथ के अंदर, इन क्लोज्ड पाथ इज ऑलवेज 0, हमेशा क्या रहता है, 0, इज ऑलवेज 0। अगर फोर्स हमारा क्या हो, कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, तो हमेशा जो वर्क डन होता है क्लोज्ड पाथ के अंदर हमेशा क्या रहता है, 0। अब देखो, अब बात करते हैं नॉन कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव। अब देखो, कंजर्वेटिव जो था सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर रहा था। अब नॉन कंजर्वेटिव क्या होगा, विच डिपेंड्स ओनली ऑन, किस पे करेगा, पाथ फॉलोड पे, नॉट इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, विच डिपेंड्स ओनली पाथ फॉलोड, किसने कितना उसने पाथ फॉलो किया। ठीक है, सिर्फ उस पर डिपेंड करेगा, उसे इनिशियल और फाइनल पोजीशन से मतलब नहीं होगा। पाथ फॉलोड, दैट इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। मान लिया हम ये ले लेते हैं। ठीक है, मान लिया इस पॉइंट से इस पॉइंट तक A से B
ये हो गया, ठीक है। और इसी पाथ से एक हम ऐसे जाते हैं, ए से बी, ये मान लेते ये, या एक पाथ ये हुआ, ये यहाँ से ये, ठीक है। एक ये सिंपल ये हुआ, और एक पाथ हमने मान लिया ये फर्स्ट एंड ये सेकंड। अब इसमें देखो जो वर्क डन होगा पाथ 1 से, ये वर्क डन इज इक्वल टू सेकंड होगा? नहीं होगा, क्योंकि फोर्स कैसा है हमारा? नॉन कंजर्वेटिव। जो कंजर्वेटिव था उसमें वर्क डन जो था फर्स्ट पाथ के थ्रू जो था इज इक्वल टू सेकंड के इक्वल हो गया था, लेकिन इसमें फोर्स हमारा क्या है? नॉन कंजर्वेटिव। अगर फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है तो वर्क डन बाय फर्स्ट पाथ इज नॉट इक्वल टू वर्क डन बाय सेकंड पाथ। इसमें पाथ अलग अलग होगा, क्योंकि इसमें इनिशियल और फाइनल पोजीशन की बात नहीं है, इसमें ये पाथ फॉलोड पे डिपेंड करेगा। तो इसमें देखो ये सिर्फ डायरेक्ट वे होगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने का, और ये होगा थोड़ा लॉन्ग वे, इसलिए जो वर्क डन बाय फर्स्ट पाथ है इज नॉट इक्वल टू वर्क डन बाय सेकेंड पाथ, ठीक है। ये होता है नॉन कंजर्वेटिव। और इसका एग्जाम्पल क्या होता है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। फ्रिक्शन इसका एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स इसका एक एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल ऑफ नॉन कंजर्वेटिव, ठीक है। ये एग्जाम्पल हो गया नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का। और जो इसमें वर्क डन होता है, इसमें जो वर्क डन क्लोज्ड पाथ के अंदर जो वर्क डन आ रहा था कंजर्वेटिव के अंदर, वो 0 आ रहा था, है ना, क्योंकि क्लोज्ड पाथ में क्या था कि सिर्फ इनिशियल फाइनल पर डिपेंड कर रहा था। क्लोज्ड पाथ के अंदर जहां से हमने शुरू किया वहीं से आके वहीं पे आके खत्म हो गया, तो क्लोज्ड पाथ के अंदर तो ये 0 हो गया था। लेकिन नॉन कंजर्वेटिव में क्या होगा कि इनिशियल और फाइनल पे पोजीशन पे तो डिपेंड कर नहीं रहा, ये करेगा पाथ पे डिपेंड। तो क्लोज्ड पाथ के अंदर नॉन कंजर्वेटिव जो फोर्स है उसमें जो क्लोज्ड पाथ है उसमें वर्क डन नॉट इक्वल टू 0 होगा क्लोज्ड पाथ के अंदर, ठीक है। चाहे पाथ हमारा क्या हो, क्लोज्ड हो, तो वर्क डन हमारा 0 नहीं होगा, क्योंकि ये इनिशियल और फाइनल पर डिपेंड नहीं करेगा पोजीशन पर, ये सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा? पाथ फॉलोड पर, ठीक है। तो क्लोज्ड पाथ के अंदर अगर हमारा फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है तो क्लोज्ड पाथ के अंदर हमारा वर्क डन 0 नहीं होगा। अब देखो जो एक कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव जो फोर्स होते हैं, कई बार इनके बेस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ इस टाइप से होते हैं, मान लिया F इज इक्वल टू XI प्लस YJ, ऐसे पूछे, ये मान लिया फोर्स दे दिया जाता है और ऐसे पूछा जाता है कि बताओ कि ये कंजर्वेटिव है। क्वेश्चन क्या होगा? इज कंजर्वेटिव, कि ये कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव। मान लिया ये ऑप्शन ए हो गया, बी होगा नॉन कंजर्वेटिव, ठीक है। थर्ड होगा डिपेंड्स अपॉन एक्स, डिपेंड्स अपॉन एक्स, एक्स मतलब जो हमारा डिस्टेंस हो गया, ठीक है। ये डिपेंड्स अपॉन एक्स, ये और डिपेंड्स अपॉन एक्स एंड वाई, एंड डी ऑप्शन होगा डिपेंड्स अपॉन एक्स एंड वाई। ये हो गया, ठीक है। ये आ जाएगा, मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला होता है कि जिसको लगा के हम बता सकते हैं कि हमारा फोर्स है जो कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव, या एक्स पे डिपेंड कर रहा है या एक्स और वाई दोनों पे डिपेंड कर रहा है। उसके लिए देखो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ता है? कर्ल एफ एक्स बाय कर्ल वाई, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसको देखने का कि कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है। कर्ल एफ एक्स बाय कर्ल वाई, कर्ल एफ वाई बाय कर्ल एक्स, ये फर्स्ट। इसमें हमें तीनों कंडीशन लगा के देखनी पड़ती है। अगर तीनों कंडीशन एग्जैक्ट अगर सेम आ रही हैं तो हमारा फोर्स क्या होगा? कंजर्वेटिव। अगर अलग अलग आ रही हैं तो हमारा फोर्स होगा नॉन कंजर्वेटिव, ठीक है। तो पहले ये फर्स्ट कंडीशन होगी कर्ल एफ एक्स बाय कर्ल वाई, कर्ल एफ वाई बाय कर्ल एक्स, तीनों कंडीशन होल्ड होनी चाहिए, तब हमारा फोर्स क्या होगा? कंजर्वेटिव। सेकंड कंडीशन होगी कर्ल एफ एक्स बाय कर्ल जेड इज इक्वल टू कर्ल एफ जेड बाय कर्ल एक्स, एंड थर्ड कंडीशन होगी कर्ल
एफ वाई बाय कर्ल जेड इज इक्वल टू कर्ल एफ जेड बाय कर्ल वाई। ठीक है, ये तीनों कंडीशन होल्ड होंगी तो हमारा फोर्स क्या होगा, नॉन कंजर्वेटिव, सॉरी, तो हमारा फोर्स होगा कंजर्वेटिव। अगर ये होल्ड नहीं हो रही, इक्वल नहीं है, तो हमारा फोर्स होगा नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है, तो देखो अगर इन तीनों कंडीशन को इसमें लगा के दिखाएं, पहली कंडीशन कर्ल एफ एक्स बाय कर्ल वाई, ये एक्स है ये वाई है, एक्स एक्स के तरफ से जो वाई होगा एक्स वाई को कैसा दिखाई देगा, कांस्टेंट, तो ये आ गई जीरो, क्योंकि एक्स का वाई के रिस्पेक्ट में क्या होगा, जीरो, ये होगी जीरो, और इज इक्वल टू अब वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा, जीरो। फर्स्ट कंडीशन हमारी जीरो और जीरो। ठीक है, सेकंड कंडीशन देखते हैं, कर्ल एफ एक्स बाय कर्ल जेड, अब एक्स है जेड तो है ही नहीं तो ये भी होगा जीरो, और कर्ल एफ जेड बाय कर्ल एक्स, जेड नहीं है तो एक्स के रिस्पेक्ट में तो होगा जीरो ही। ठीक है, एंड थर्ड कंडीशन देखते हैं, कर्ल एफ वाई बाय कर्ल जेड, फिर से जेड नहीं है तो जीरो, और कर्ल जेड फिर से नहीं है तो ये आ जाएगा। अब देखो इसमें तीनों कंडीशन होल्ड हो गई, यानी तीनों इक्वल है, जीरो 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 है। ठीक है, इसका मतलब हमारा फोर्स क्या आ गया, कंजर्वेटिव फोर्स, फोर्स इज कंजर्वेटिव। तो ये जो तीन कंडीशन है ये हमें लगा के देखनी पड़ेंगी फोर्स में, जो इक्वेशन हमें दी होगी उसको लगा के यूज करके, अगर तीनों कंडीशन होल्ड होती हैं तो हमारा फोर्स होगा कंजर्वेटिव, अगर नहीं होती तो फोर्स हमारा क्या होगा, नॉन कंजर्वेटिव। अब देखो इसी में सेकंड एग्जांपल लेते हैं, मान लिया जो फोर्स है वो हमने मान लिया कि 3y प्लस 4yj, ये मान ली इक्वेशन फोर्स की। ठीक है, अब हमें इसमें तीनों कंडीशन होल्ड करनी होंगी, कर्ल एफ एक्स बाय कर्ल वाई इज इक्वल टू कर्ल एफ वाई बाय कर्ल एक्स। पहले जो हमारा एफ एक्स यहाँ पे क्या है 3y, और जो एफ वाई हमारा क्या है 4y, तो एफ एक्स हमारा ये है, इसका y के रिस्पेक्ट में कितना है 3, और एफ वाई हमारा क्या है 4। ठीक है, एफ वाई, और इसका x के रिस्पेक्ट में, इसका x के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 4। ठीक है, ये आ गया। सेकंड कंडीशन होल्ड करते हैं, कर्ल एफ एक्स बाय कर्ल जेड इज इक्वल टू कर्ल एफ जेड बाय कर्ल एक्स। ठीक है, अब एफ एक्स बाय जेड, एक्स हमारा ये है, जेड है नहीं तो जीरो, जेड इसमें फिर से नहीं, फिर से जीरो, और थर्ड कंडीशन है कर्ल एफ वाई बाय कर्ल जेड इज इक्वल टू कर्ल एफ जेड बाय कर्ल वाई, इसमें जेड फिर से नहीं है तो ये जीरो इज इक्वल टू जीरो। अब देखो इसमें तीनों कंडीशन होल्ड नहीं हुई, जो फर्स्ट कंडीशन है वो 3 इज इक्वल टू 4, इनसे अलग आई, इनसे अलग आई तो हमारा फोर्स क्या हो गया, नॉन कंजर्वेटिव। तो ये तीनों कंडीशन हमें लगा के देखनी पड़ेंगी कि जो तीनों कंडीशन अगर होल्ड हो रही है तो फोर्स होगा कंजर्वेटिव, अदरवाइज फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है, तो देखो इसमें तीनों कंडीशन होल्ड नहीं हुई तो फोर्स हमारा क्या आ गया, नॉन कंजर्वेटिव। तो इस तरीके से अगर हमें फोर्स गिवन हो तो ऐसे हम ये फॉर्मूला यूज करके तो हमारा जो फोर्स है कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम आज के टॉपिक पे आते हैं, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अब देखो सबसे पहले कंजर्वेशन करवाने से पहले हम ये देखेंगे कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है। मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, the energy acquired by the object, the energy acquired, हम इसको रिक्वायर्ड भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो एनर्जी एक्वायर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, बाय द ऑब्जेक्ट अपॉन विच वर्क, अपॉन विच वर्क, which work is done is known as mechanical energy। उसको क्या कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, ऑब्जेक्ट के
थ्रू जो एनर्जी एक्वायर की गई, जिससे हमारा क्या हुआ, वर्क डन हुआ, वो क्या होती है, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी के एग्जांपल कौन कौन से होते हैं? टर्निंग ए डोर नॉब। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल मान लेते हैं टर्निंग, जैसे पहले सिंपल सा एग्जाम्पल मान लेते हैं, ब्रीथिंग इन एंड आउट। जैसे हम जो ब्रीथ करते हैं ना, जो श्वास लेते हैं अंदर और बाहर जो करते हैं, तो ब्रीथिंग इन एंड आउट, इन एंड आउट, उसमें भी क्या है, हमारी एक मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, और लिसनिंग ए म्यूजिक, इट इज ऑल्सो ए मैकेनिकल एनर्जी। लिसनिंग ए म्यूजिक, ठीक है, इट्स ऑल्सो ए मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, और ड्राइविंग ए कार, ठीक है, कार को जब हम ड्राइव करते हैं, इट ऑल्सो ए मैकेनिकल एनर्जी, ड्राइविंग ए कार। ठीक है, ये भी मैकेनिकल एनर्जी है। राइडिंग ए बाइसिकल, बाइसिकल को राइडिंग करना, इट्स ऑल्सो ए मैकेनिकल एनर्जी, बाइसिकल राइडिंग। ठीक है, ये भी एक क्या है, मैकेनिकल एनर्जी। तो ये कुछ मैकेनिकल एनर्जी के एग्जाम्पल थे। ठीक है, अब इसके कंजर्वेशन पे आते हैं। उससे पहले हम एक चीज देखते हैं, हम इधर इससे करवाने से पहले जो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं। मान लेते हैं कि हमने एक मास मान लिया, ये मास, और ये एक स्ट्रिंग से टाई है। ठीक है, और इधर एक वॉल है, ये वॉल कैसी है हमारी, रफ। ठीक है, रफ वॉल है ये। ठीक है, ये मास m मान लिया। ठीक है, अब देखो, ये वाल इसके ऊपर मान लिया, इधर नॉर्मल लगाएगी, F नॉर्मल, ये हो गया नॉर्मल फोर्स। ठीक है, अब देखो, मान लिया इस मास के ऊपर हमने फोर्स लगाया, ये एक स्ट्रिंग जो स्प्रिंग है उससे टाई है, ये नीचे स्ट्रिंग्स है। जब हमने इसके ऊपर फोर्स लगाया तो हमने इसके ऊपर F एक्सटर्नल दिया, तो जब हम इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो जो हमारा मास है नीचे की ओर जाएगा। ठीक है, नीचे की ओर जाके वापस अपनी उसी पोजीशन पे आ जाएगा। उसी पोजीशन पे आएगा मतलब यहाँ पे कौन सी फोर्स यूज हुई, एफ स्प्रिंग, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स है। जब हमने इसके ऊपर फोर्स लगाया, स्प्रिंग ने अपना फोर्स इसको दिया और वापस उसको उसी पोजीशन पे पहुंचा दिया, तो यहाँ पे फोर्स कौन सा यूज हुआ, एफ स्प्रिंग। ठीक है, एफ स्प्रिंग हो गया, ये एफ एक्सटर्नल हो गया। अब देखो, अब जब ये फोर्स है, मान लिया इसके नीचे की ओर ये एक और फोर्स एक्ट करेगा, वो कौन सा होगा, एफ ग्रेविटेशन। ठीक है, एफ ग्रेविटेशन हो गया। अब देखो, क्योंकि वाल हमारी क्या है, रफ है, रफ वाल है, अगर हम इसको नीचे की ओर करेंगे, ये नीचे की ओर करेंगे ना, जब हम इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो नीचे की, तो इसके ऊपर फ्रिक्शन एक्ट करेगा ऊपर की ओर। ठीक है, तो ये मान लिया फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की ओर एक्ट करेगा। ठीक है, ये जो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है उसी का पार्ट है। इसके थ्रू हम बताएंगे कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लेके बता रही हूँ कि कैसे यूज होगा, कि जो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है इस कॉन्सेप्ट से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, ये देखो, ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कह रहा था, कि जो हमारा एफ नेट है, यानी नेट फोर्स इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल होता है, जो हमारा एफ नेट होता है। ठीक है, अब देखो, एफ नेट मतलब हमारा टोटल फोर्स कितने यूज हो रहे हैं, देखो, पहला एफ एक्सटर्नल। ठीक है, एफ एक्सटर्नल के बाद एफ स्प्रिंग फोर्स यूज हो रहा है, एफ स्प्रिंग प्लस एफ ग्रेविटेशनल यूज हो गया। ठीक है, प्लस एफ नॉर्मल, ये नॉर्मल फोर्स हो गया, प्लस ये फ्रिक्शन फोर्स, ये वाला फ्रिक्शन फोर्स हो गया, और इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, अब देखो, एक्सेलरेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, जो ए होता है हमारा, ए इज इक्वल टू हम dv बाय dt लिखते हैं। अब मान लिया इसी को dx से मल्टीप्लाई कर दिया एंड dx से डिवाइड कर दिया। अब ये चीज हमें क्या दे देगी, ये होती है वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इज वेलोसिटी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, v इंटू डी बाय डी एक्स, ये आ जाएगा। ठीक है, यानी इस एक्सेलरेशन की जगह पे हम ये लिख सकते हैं,
तो ये क्या आ जाएगा, एफ नेट इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, एम, और एक ही जगह पे हम ये लिखेंगे वी डी वी बाय डी एक्स। ठीक है, अब देखो एफ नेट, इस dx को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इज इक्वल टू एम वी डी वी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई थी, एफ नेट डी एक्स इज इक्वल टू एम वी डी वी। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। तो ये क्या आ जाएगा, एफ नेट डी एक्स इज इक्वल टू एम वी डी वी। ठीक है, और जो वेलोसिटी है, मान लिया कोई भी मास है, जब हम उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी तो चेंज होगी। मान लिया इस एक पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी ये है, जब हम इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो इसकी वेलोसिटी कुछ चेंज होगी। तो इनिशियल माइनस फाइनल, इनिशियल और फाइनल ये इसकी लिमिट हो जाएगी। ठीक है, एफ नोट। अब देखो जो एफ डॉट डी एक्स ये क्या होता है, वर्क डन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क डन। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, वर्क, ठीक है, डब्ल्यू नेट, तो जो नेट वर्क डन है, ठीक है, इज इक्वल टू एम, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा वी की 2/2, और जो लिमिट है वो हमारी यू से वी है। ठीक है, ये लिमिट होगी। अब नेट वर्क डन किसके इक्वल हो जाएगा, इज इक्वल टू एम, इसके अंदर लिमिट रखेंगे v²/2 माइनस u²/2, ये हो जाएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2 एम वी स्क्वायर माइनस 1/2 एम यू स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएंगी। अब एम वी स्क्वायर, अब नेट वर्क डन इज इक्वल टू किसके इक्वल आए, के, जो क्योंकि इनिशियल तो हमारी ये थी, फाइनल हमारी भी होगी, तो के एफ माइनस के आई। और जो नेटवर्क डन अगर हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आ रहा था, तो वो हमारी कौन सी थ्योरम थी, वर्क एनर्जी थ्योरम। अब देखो इसी से हम जो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है उसको प्रूफ करेंगे। तो ये जो वर्क एनर्जी थ्योरम थी, इसी से जो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का प्रूफ होगा। तो जो नेट वर्क डन है वो किसके इक्वल आया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम। और ये जो वर्क एनर्जी थ्योरम होती है ये हर एक फॉर्मूले में यूज होती है। इसको हम किसी भी क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं जो वर्क एनर्जी एंड पावर का है। अगर मान लिया हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ना ना गिवन हो, ठीक है, और ना ही हमारे पास फोर्स गिवन हो, और अगर हमें मान लिया कि नेट वर्क डन निकालना है और काइनेटिक एनर्जी से हम यूज करके, अगर मास गिवन है तो 1/2 mv² यूज करके तो हम नेट वर्क डन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट जो है थ्योरम है, वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, अब हम इसी का यूज करके जो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है उसको प्रूव करेंगे। देखो हमारे कौन कौन से फोर्स थे, एफ एक्सटर्नल प्लस स्प्रिंग प्लस ग्रेविटेशनल प्लस एफ नॉर्मल प्लस जो फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू एम, ये हमारे फोर्सेस थे। अब देखो जो हमारे स्प्रिंग और जो ग्रेविटेशन है, जो इससे पहले जो मैंने करवाया, जो कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में जो स्प्रिंग और ग्रेविटेशन हमारे क्या थे, कंजर्वेटिव फोर्स थे। ठीक है, ये इससे पहले मैंने इसीलिए करवाए थे क्योंकि यहाँ पे यूज होंगे। तो जो स्प्रिंग और ग्रेविटेशनल फोर्स थे वो कौन से फोर्स थे, कंजर्वेटिव फोर्स। और जो एफ नॉर्मल, देखो एफ ई प्लस एफ एस प्लस एफ जी तो हमारे कौन से फोर्स हो गए, कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, इनको एक साइड में रखेंगे, एफ कंजर्वेटिव। ठीक है, प्लस एफ नॉर्मल जो हमने लिया था, एफ नॉर्मल था, देखो ये इस टाइप से था, कुछ साइड में लिख देते हैं। देखो ये मान लिया हमने मास माना था, ठीक है, ये एक स्प्रिंग से, और ये यहाँ पे एक स्ट्रिंग थी, और यहाँ पे एक साइड में एक वॉल थी, और वॉल हमारी कैसी थी, रफ, ये रफ वॉल थी। ठीक है, हमने इसके ऊपर फोर्स लगाया था एफ एक्सटर्नल, जब ये नीचे की ओर गया तो स्प्रिंग ने इसके ऊपर फोर्स लगाया था। अब देखो इसका नॉर्मल इधर होगा क्योंकि वाल इसके ऊपर नॉर्मल एक्ट करेगी इस तरफ। अब देखो ये नॉर्मल है और ये नीचे की ओर क्या है,
अब नीचे की ओर इस तरफ क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट, और नीचे की ओर वर्क। तो इस इनके जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल क्या आ गया, 90 डिग्री। तो यहाँ से एफ नॉर्मल क्या आ गया, 0। तो यहाँ से एफ नॉर्मल क्या आ जाएगा, 0 प्लस फ्रिक्शन फोर्स। और फ्रिक्शन फोर्स हमारा कैसा होता है, नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स हमारा नॉन कंजर्वेटिव होता है। कंजर्वेटिव और जो नॉन कंजर्वेटिव अभी करवाए हैं उनमें एग्जांपल है, जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो हमारा नॉन कंजर्वेटिव होता है। ठीक है, इज इक्वल टू एम ए। और जो हमने यहाँ से अभी अभी प्रूव किया, जो नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इसके इक्वल आ रहा है ना। तो नेट जो वर्क डन, टोटल वर्क डन है, वो किसके इक्वल है, के एफ माइनस के आई। ठीक है, तो देखो जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू किसके इक्वल आया, के एफ माइनस के आई, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आया। ठीक है, अब देखो जो एक्सटर्नल वर्क प्लस कंजर्वेटिव जो एफ नॉन कंजर्वेटिव वर्क जो है नॉन कंजर्वेटिव इज इक्वल टू के एफ माइनस के आई माइनस हम वर्क कंजर्वेटिव, इसको उस तरफ ले जाते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये जो चीज होती है, अब जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी की एक जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होती है, उसकी उसका एक जो मैथमेटिकल रिलेशन होता है। देखो पोटेंशियल एनर्जी का एक मैथमेटिकल रिलेशन होता है, वो क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का, यू एफ माइनस यू आई इज इक्वल टू माइनस ऑफ दिस वर्क डन ऑफ कंजर्वेटिव, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, ये होता है। अब देखो इस माइनस वीसी की जगह पे हम ये पूरा रख सकते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, डब्ल्यू ई प्लस नॉन कंजर्वेटिव इज इक्वल टू के एफ माइनस के आई, और इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं प्लस यू एफ माइनस यू आई। ठीक है, यू एफ माइनस यू आई, ये एफ यू फाइनल है ना, ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां से कितना आ जाएगा, नॉन वर्क डन नॉन कंजर्वेटिव इज इक्वल टू, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, के एफ प्लस यू एफ। ठीक है, माइनस के आई प्लस यू आई, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो वर्क डन वर्क एक्सटर्नल प्लस वर्क नॉन कंजर्वेटिव इज इक्वल टू के एफ प्लस यू एफ माइनस के आई प्लस यू आई। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो कई क्वेश्चंस में ऐसे गिवन होता है कि जो एक्सटर्नल फोर्स है वो भी गिवन नहीं होता है, और जो नॉन कंजर्वेटिव यानी जो हमारी ये सरफेस होती है, ये भी एकदम क्या होती है, प्लेन होती है, यानी रफ सरफेस नहीं होती, स्मूथ सरफेस होती है। यानी उस केस में हमारा फ्रिक्शन फोर्स यानी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी क्या होगा, 0। वर्क डन अगर एक्सटर्नल वर्क डन 0 आ जाए और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स 0 आ जाए, तो ये इक्वेशन कैसी हो जाएगी, के आई प्लस यू आई इज इक्वल टू के एफ प्लस यू एफ के इक्वल हो जाएगी। और यही हमारा क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, यानी काइनेटिक इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर वो दोनों इक्वल है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू अगर फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, अगर दोनों इक्वल हैं, तो हमारी क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। यही हमारा क्या था, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का डेरिवेशन था, जिससे हमने किससे प्रूव किया, वर्क एनर्जी थ्योरम से प्रूव किया। ठीक है, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी नोटेशन दे सकते हैं, ई आई इज इक्वल टू ई एफ, इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल, इनिशियल जो मैकेनिकल एनर्जी है इज इक्वल टू फाइनल जो मैकेनिकल एनर्जी है, अगर वो दोनों इक्वल आ जाएं, तो यही हमारी क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का डेरिवेशन। अब देखो जो मैकेनिकल एनर्जी है उसके बेस पे एक दो एग्जाम्पल करते हैं।
देखो मान लिया कि ये कोई ग्राउंड है, ठीक है, उससे हाइट h पर, इक्वेशन, इससे हाइट h पर हमने एक बॉल फेंकी, ठीक है, मान लिया ये हाइट h होगी, ठीक है। जैसे ही हमने बाल को ऊपर की ओर फेंका तो बाल क्या करेगी, नीचे की ओर आएगी, और ये पूछा कि इस पॉइंट पर इसकी मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, ठीक है, ये पूछा है। अब देखो जब हमने बाल को ऊपर की ओर फेंका, ठीक है, जब ये नीचे की ओर आ रही थी तो इसके ऊपर ना तो कोई एक्सटर्नल वर्क, अब देखो क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी है, अब मैकेनिकल एनर्जी का क्या फॉर्मूला था, ई वर्क, एक्सटर्नल वर्क प्लस जो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव इज इक्वल टू किसके इक्वल आया था, के एफ प्लस यू एफ माइनस के आई प्लस यू आई, ये आई थी इक्वेशन हमारी, ठीक है। अब को ऊपर की ओर फेंका, जब ये नीचे की ओर आ रही है तब इसकी पूछा है कि इसकी मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, ठीक है। जब ये नीचे की ओर आई तो इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल वर्क एक्ट हुआ नहीं, एक्सटर्नल वर्क भी नहीं है, और ना ही ये कोई नॉन कंजर्वेटिव है, यानी कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट नहीं करेगा इसके ऊपर, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास एक्सटर्नल वर्क भी जीरो होगा और जो नॉन कंजर्वेटिव वर्क भी जीरो होगा, क्योंकि कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है ना। तो इस केस में हमारा क्या आ जाएगा, के एफ प्लस यू एफ इज इक्वल टू के आई प्लस यू आई। अब देखो जो हमारी बाल है वो आई ऊपर से, अब देखो इसकी जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हुई, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि बाल हमारी क्या होगी, मोशन में, अब बाल मोशन में है तो कितनी आएगी, 1/2 mv², और जो हमारी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, देखो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हमारी यहाँ पे आके क्या आ गई, जो mgh आई वो हमारी क्या आ गई, रेस्ट में, क्योंकि बॉल यहाँ पे आके हमारी रेस्ट में आ गई, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या हुई, 0 इज इक्वल टू जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या थी, 0, क्योंकि जब हमने बाल को फेंका तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे वो रेस्ट में होके फिर से नीचे की ओर आने के लिए मोशन में आएगी, तो एक पॉइंट पे आकर तो वो क्या हो गई थी, रेस्ट में, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या थी, 0, और जो हमारी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी थी वो हमारी क्या होगी, mgh, क्योंकि जो बॉल शुरू में क्या थी, रेस्ट में, तो इनिशियल जो पोटेंशियल एनर्जी आई वो ही आ गई, ठीक है। तो 1/2 mv² इज इक्वल टू mgh, एक m से एक m, तो v² इज इक्वल टू किसके इक्वल आया, g/2gh, और v इज इक्वल टू √2gh, ठीक है। तो जो कई केस में ऐसा होता है कि हमारा एक्सटर्नल वर्क और जो नॉन कंजर्वेटिव वर्क होते हैं वो क्या होते हैं, 0, तो उस केस में हमें सिर्फ ये इक्वेशन लेके चलनी होती है, ठीक है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन है, देखो मान लिया ये एक स्ट्रिंग्स है, ठीक है, ये स्ट्रिंग्स मान ली, ये हमने एक स्प्रिंग्स से, ये स्प्रिंग है, इससे हमने एक मास, कोई भी मास हमने एक टाई कर दिया, ठीक है। हमने इस बाल को क्या किया, ऊपर से जब स्प्रिंग था तो हमने इसको ऐसे छोड़ दिया, ठीक है, एकदम से छोड़ दिया, अगर धीरे धीरे हम इसको करते तो कुछ हम एक्सटर्नल वर्क दे रहे होते, ठीक है, हमने इसको सिर्फ एकदम से छोड़ दिया, ठीक है। इसने पूछा है कि फाइंड द इलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग, तो हमने इट इज अलाउड टू फॉल, अलाउड टू फॉल मतलब हमने, देखो क्वेश्चन में क्या है, इट इज अलाउड टू फॉल, यानी हमने इसको एकदम से छोड़ा है, अलाउड टू फॉल, एकदम से छोड़ा, और फाइंड इलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग, फाइंड इलोंगेशन यानी वही चीज बतानी है कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, इलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग का बताना है, ठीक है। अब देखो, अब देखो जब हमने बाल को छोड़ा ना तो हमने एक्सटर्नल वर्क किया और ना ही यहाँ पे कोई फ्रिक्शन है, देखो इस क्वेश्चन की तरह, यानी ये वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा, तो सिर्फ ये इक्वेशन रखेंगे हम, के एफ प्लस यू एफ इज इक्वल टू के आई प्लस यू आई, ये आ जाएगा। अब देखो जो हमारी इनिशियल जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी थी, जब हमने इसको छोड़ा तो हमारी जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है, 0, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि
जो हमारा मास है जब हम उसको एकदम से छोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं पे आके एकदम से रेस्ट में आ जाएगा, तो हमारी इनिशियल जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी वो क्या आएगी, 0। प्लस जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है, जब मान लिया स्प्रिंग है, जब हम इसको छोड़ेंगे तो ये एक तो स्प्रिंग अपना फोर्स एक्ट करेगा, क्योंकि जब स्प्रिंग नीचे की ओर जाएगा तो ये स्प्रिंग है अपना फोर्स लगाएगा, जो स्प्रिंग फोर्स वो क्या होगा, 1/2 के एक्स स्क्वायर। और जब ये नीचे की ओर गया तो देखो, जब जब हमने इसको मास को हम इससे छोड़ेंगे तो स्प्रिंग जैसे खींच के नीचे की ओर मास आएगा, तो वो मास हमारा क्या होगा, mgh। तो हमारी फाइनल जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, -mg। अब h, मान लिया ये मास यहाँ से थोड़ा, मान लिया यहाँ से यहाँ तक खिसक गया, मान लिया x डिस्टेंस तक वो नीचे चला गया, तो mg, h की जगह हम क्या रखेंगे, x। मान लिया x डिस्टेंस पे हमारा जो मास है x डिस्टेंस तक नीचे की ओर चला गया, मान लिया, ठीक है, नीचे की ओर चला गया जब स्प्रिंग को हमने छोड़ा, ठीक है, तो माइनस का mj इज इक्वल टू, जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वो तो थी नहीं, वो तो 0, प्लस जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी भी 0 थी, ठीक है। तो यहां से कितना आ जाएगा, 1/2 के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये एम जे एक्स है, इसको 0 इज इक्वल टू एम जी एक्स, ये आ जाएगा। अब x से x, तो ये क्या आ जाएगा, 1/2 के एक्स, 1/2 के एक्स इज इक्वल टू एम जी, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2mg/k, ये आ गई x की वैल्यू, ठीक है। तो जो कई मैकेनिकल जो एनर्जी के एग्जांपल होंगे वो इस टाइप से भी गिवन होते हैं कि जिनमें हमारा एक्सटर्नल वर्क और जो नॉन कंजर्वेटिव वो आते हैं 0, और फिर हमें इस इक्वेशन का यूज करना पड़ता है, ठीक है। इस इक्वेशन का यूज करके फिर हम मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्मूले यूज करते हैं, ठीक है। तो जो मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन, आज के लेक्चर में हमने क्या, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, और उसके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल थे, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव, ठीक है। जो नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।